हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा स्टैट्स का सेकंड चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें कि हमें क्या पढ़ना है कि क्या क्या सोर्सेज हैं डेटा कलेक्ट करने के, साथ ही साथ वो जो सोर्सेज हैं वहाँ से हम किस मेथड से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा कि क्या क्या डेटा कलेक्शन के सोर्सेज हैं, जिसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। साथ ही साथ हमने पढ़ा था प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो, फिर आप इस वीडियो को देखना। और आज के वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेथड्स या फिर मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। मतलब जो प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट करेंगे उसके क्या क्या मेथड्स हैं, मोड्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको आता है कि क्वेश्चन कि व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, तभी आपको ये आंसर करना है। अगर आपको पूछता है व्हाट आर द मोड्स या फिर व्हाट आर द मेथड्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या है डेटा कलेक्शन की, तो ये सारी चीज़ें ना एक जैसी हैं। आपको सब में एक ही चीज़ लिखनी है और वो चीज़ लिखनी है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन के क्या क्या मोड्स या फिर मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली देखें तो देखो चार आपके मेथड्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हमने सबसे पहले पढ़ना है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड इज योर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड है आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। और फोर्थ है आपका इंफॉर्मेशन बाय क्वेश्चनायर्स या फिर स्केड्यूल्स। तो ये चार आपके मेथड्स हैं जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब आज के वीडियो में हम सिर्फ दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो ये दो मेथड्स आज हम पढ़ेंगे क्योंकि दोनों जो मेथड्स हैं ये थोड़े बहुत सिमिलर हैं या फिर इनमें आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये दोनों मेथड्स कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से। देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रही है? एक तो डायरेक्ट हो रही है, डायरेक्टली आप उस बंदे से जाके पूछ रहे हो, और पर्सनल हो रही है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और कोई नहीं है, बस आप दो लोग ही हो। तो इस वाले मेथड में, इस वाली इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, डेटा आर कलेक्टेड पर्सनली। जो डेटा है ना पर्सनली कलेक्ट करोगे। अब देखो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन उसी के थ्रू हो रही है, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेटर। तो जब मैं इन्वेस्टिगेटर बोलूँ तो आपको समझना है कि जो बंदा डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेटर है। और इन्फॉर्मेंट कौन है? इन्फॉर्मेंट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जिससे इंफॉर्मेशन ले रही है वो इन्फॉर्मेंट नहीं है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेटा एक तो पर्सनली कलेक्ट होता है, इसीलिए इसका नाम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है और जो इन्फॉर्मेंट है जिसके बारे में डेटा कलेक्ट करना है, उन दोनों के बीच ना डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। डायरेक्टली वो आपस में बातें करते हैं, उनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, इसीलिए हम इसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ठीक है। एक तो डेटा पर्सनली कलेक्ट कर रहा है और कैसे कर रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है दोनों के बीच में। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टिगेटर एंड इन्फॉर्मेंट, दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो एग्जाम्पल हो सकता है, सपोज आप कोई सर्वे कर रहे हो या फिर आप कोई स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, किसी एक फैक्ट्री के वर्कर्स की कुछ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जाननी है आपको। तो आप क्या करोगे, उन वर्कर्स से डायरेक्टली पूछ रहे हो, आप एक एक वर्कर के पास जा रहे हो, आप उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, जो उसके हालात हैं, फाइनेंशियल कंडीशन, वो सारी चीज़ें पूछ रहे हो। तो ये कैसा हो जाएगा, एक तो ये पर्सनल है, आप उस खुद बंदे से पूछ रहे हो जिसके बारे में आपको जानना है, इन्फॉर्मेंट, उससे ही पूछ रहे हो। दूसरी चीज़, आप दोनों के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है ना। तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि व्हेन डायरेक्ट contact with the workers of an industry to obtain information about their economic condition, आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानना चाहते हो तो डायरेक्टली आप उनसे जाके पूछ सकते हो। ये हो गया आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है।
अब क्या है इसकी सूटेबिलिटी, मतलब कि किस किस केसेस में ये सूट कर रहा है, कहाँ कहाँ पर इसका मतलब एक तरह से फ़ायदा हो सकता है, कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ये वाला मेथड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ सूटेबल है, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहला है कि इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट। जब आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रखनी है, मतलब जब आप उसी बंदे से पूछोगे जिसके बारे में आप जानकारी ले रहे हो तो ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी, किसी और को पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जब आपको सीक्रेट रखनी हो तब आप ये इन्वेस्टिगेशन ये वाला मेथड यूज़ करोगे। दूसरा पॉइंट क्या है? अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज़ रिक्वायर्ड। जब आपको जो डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए, ज़रा भी उसमें ना फेर बदल नहीं चाहिए, ज़रा सी भी उसमें हेरा फेरी नहीं चलेगी, बिल्कुल ओरिजिनल डेटा चाहिए, क्योंकि आपको अपनी स्टडी एकदम अच्छे से करनी है, जो आपकी रिसर्च चल रही है या फिर जो आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो जब आपको एकदम ओरिजिनल डेटा चाहिए तो आप डायरेक्ट उसी से जाके पूछोगे, किसी और से तो पूछोगे नहीं ना, उसके घर में या उसके दोस्तों से। तो इसीलिए जब हमको ओरिजिनल डेटा चाहिए होता है बिल्कुल एकदम सही, तो इसीलिए हम उस ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। जब आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ही मिलेगी, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे आप किसी इंसान की डेली हैबिट्स या फिर जो भी उसका डेली का रूटीन है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो अब उसका डेली का रूटीन कौन बता पाएगा? उसके पड़ोसी तो नहीं बता पाएंगे कि भाई वो कितने बजे उठता है, कितने बजे खाना खाता है, कितने बजे ब्रश करता है। ये सारी चीज़ें वो इंसान ही बता पाएगा, और इसके लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए होगा। तो जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए होता है वी नीड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड। जब आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है लिमिटेड हो, कम हो, मतलब जैसे आप वर्कर्स वाला भी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें कम वर्कर्स हो उस फैक्ट्री में, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कम लोग हैं देखो, तो आप एक एक जने से जाकर के पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा होंगे तो नहीं पूछ पाओगे, इतने सारे लोगों से आप कैसे पूछोगे। तो इसीलिए जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपका कम हो, लिमिटेड हो, कम लोग हैं, कम पॉपुलेशन है, तो आप ये वाला मेथड डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। लास्ट इज एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। जब आपके लिए एक्यूरेसी जो है ना डेटा की, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सपोज़ मुझे जानना है कि इस बंदे के 10th में, इस वर्कर के 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे। अब अगर मैं किसी और से मान लो उस बंदे के 83.37 मार्क्स थे 10th में, तो अगर मैं किसी और से जा करके पूछूं तो वो हो सकता है थोड़ा राउंड ऑफ करके बता दे कि ऐसी कुछ थे 82, 85, 83, 84, उसे नहीं पता, उसे क्यों पता होगा। पर अगर मैं डायरेक्ट उससे जाके पूछूंगी तो मुझे एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। 83.37 थे 10th में और 65.84 थे आपके 12th में। तो इस तरीके से जब आपको एकदम एक्यूरेट, एकदम सटीक रिजल्ट चाहिए होता है, सटीक इन्फॉर्मेशन डेटा चाहिए होता है, उस टाइम पे आप ये वाला मेथड यूज़ करते हो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, है ना। समझ आया? ये आपका क्या हो गया, सूटेबिलिटी की किस किस केस में आप यूज़ कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे ये सूटेबल है, एप्लीकेबल है, अप्रोप्रिएट माना जाएगा, ये वाला आपका क्या कहते हैं मेथड। अब आते हैं आपके मेरिट्स की। अगर हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं तो इसके क्या क्या हमको फ़ायदे मिलेंगे, क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला है ओरिजिनलिटी। देखो हमने यहाँ भी पढ़ा था, जब डेटा ओरिजिनल चाहिए होगा तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे। तो इस मेथड का फ़ायदा क्या है कि आपको ओरिजिनल डेटा मिल जाता है, एकदम सही डेटा। सेकेंड इज़ योर एक्यूरेसी। अभी हमने पढ़ा कि भाई एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, एक्यूरेट डेटा मिलेगा और कुछ फेरबदल नहीं होगा, कुछ राउंड ऑफ करके फिगर्स नहीं मिलेंगे, सब कुछ एकदम सटीक होगा। थर्ड इज़ योर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो जैसे अगर मैं एक बंदे से उसकी 10th और 12th के मार्क्स पूछ रही हूँ तो उसको पता है कि उसके 10th में कितने मार्क्स आए, उसके 12th में कितने मार्क्स आए हैं, तो उससे मैं चाहे एक बार पूछूं या 10 बार पूछूं या 100 बार पूछूं, वो वही रिजल्ट बताएगा ना, क्योंकि भाई उसके इतने ही मार्क्स आए हैं, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये जो डेटा होता है ना वो रिलायबल है। पर अगर मैं इसी जगह इसी केस में अगर वही इन्फॉर्मेशन किसी और से पूछूं उसके बारे में, तो वो इंसान हर बार मुझे हो सकता है अलग अलग रिजल्ट दे दे, उसको खुद को याद ना हो, कभी कह दे 83 आए हैं, कभी कह दे 83.7 आए हैं, कभी 81 आए हैं, तो ये डेटा रिलायबल नहीं माना जाता। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम एक ही स्टडी एक बार करें या 1000 बार करें तो वो हमको एग्जैक्ट वही रिजल्ट दे, सेम इन्फॉर्मेशन हर बार दे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल कहलाएगी। तो इस केस में अगर हम, क्योंकि हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, बार बार उसी बंदे से पूछ रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो डेटा रिलायबल होगा। तो जो रिलायबिलिटी वाला आपका यहाँ पर मेरिट है वो यहाँ पर प्रूव होता है। नेक्स्ट इज़ योर इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है कि आप
को इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, क्योंकि आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करके मिली है, डायरेक्ट उस बंदे से मिली है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप एडजस्ट कर सकते हो कि अच्छा मेरे को इनमें से ये इन्फॉर्मेशन रखनी है, ये नहीं रखनी है, ये मेरे काम की है, ये मेरे काम की नहीं है। तो आप इस तरीके से एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब जो भी आपका डेटा होता है ना वो यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब है कि आप उससे 10th और 12th के मार्क्स तो पूछने गए थे, पर आपने सोचा कि और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लूँ कि भाई 10th में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, तुम्हारे पास 12th में क्या थी, आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, साइंस थी, PCM, PCB, कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से बोर्ड से पढ़ाई करी। तो ये जो रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप वो भी ले सकते हो, पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी और बंदे के पास ना हो। तो इसीलिए जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो हमको ना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। ये सारे आपके क्या हो गए, मेरिट्स हो गए कि अगर हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो ये हमको फ़ायदे हो जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट क्या है, डीमेरिट्स की। ये मेथड करने के डीमेरिट्स क्या है, क्योंकि देखो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान हैं, कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। अब फ़ायदे तो हमने पढ़ लिए, अब नुकसान क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है आपका पर्सनल बायस। पर्सनल बायस में क्या आ जाता है कि जैसे मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे 10th में 12th में, तो हो सकता है कि वो सोचे यार अगर उसके कम मार्क्स आए, मान लो 59% आए हैं या 63% आए हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो सोचेगा कि नहीं ऐसा करता हूँ मैं तो ना इसको थोड़े ज़्यादा बढ़ा करके बता देता हूँ, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं तो भाई अनपढ़ सा हूँ, मेरे इतने कम मार्क्स आए। तो वो बायसनेस दिखा सकता है, बायसनेस शो कर सकता है और इसीलिए हमको गलत रिजल्ट्स भी बता सकता है। यहीं अगर हम ये इन्फॉर्मेशन अगर मान लो उसके स्कूल में जा कर के पूछें तो हो सकता है हमको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो कुछ क्या कहते हैं, कुछ लोग बायस्ड होकर भी जवाब दे देते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिससे कि स्टडीज़ में ना प्रॉब्लम आ जाती है जो भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर पर्सनल बायस का एक डीमेरिट शो होता है। सेकेंड इज़ योर कॉस्टली। ये थोड़ा सा ना कॉस्टली माना जाता है। कॉस्टली क्यों, क्योंकि आप जिससे पूछोगे, आपको जितने लोगों से बात करनी है, जिन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। हर एक के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कोई लोग सीधे जवाब ही नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ उल्टा सीधा काम में लगे, कहेंगे हमें अभी जवाब नहीं देना, हमें अभी बात नहीं करनी है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, आपका मनी भी वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, एफर्ट्स आपके बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसीलिए ये जो आपका मेथड होता है ना थोड़ा सा कॉस्टली माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज़। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ये कहाँ पर सूटेबल है, जब आपका जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना वो लिमिटेड है, मतलब कम है। तो ये इसका एक डीमेरिट ही तो हो गया कि कम लोगों में ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल है, पर ज़्यादा लोगों में वाइड एरिया कवर करना हो तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सूटेबल नहीं है। क्योंकि आप कितने सारे लोगों से एक बार पूछ लोगे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा आपका पैसा जाएगा, एफर्ट्स लगेंगे। तो इसीलिए ये वाइड एरियाज़ कवर नहीं करता। ये क्या करता है, सिर्फ लिमिटेड या फिर स्मॉल एरियाज़, जो आपका फील्ड ऑफ स्टडी है अगर वो छोटा है तभी ये फ़ायदेमंद है, या फिर इसका ये एक डीमेरिट हो सकता है, ठीक है। लास्ट आपका पॉइंट है लिमिटेड कवरेज। लिमिटेड कवरेज वही जो अभी हमने पढ़ा कि भाई ये लिमिटेड लोगों को ही कवर करता है, ये सारे लोगों को कवर नहीं कर सकता। आपको बहुत सारे लोगों के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मतलब थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आपका पैसा लगेगा बहुत ज़्यादा, आपके एफर्ट्स लगेंगे बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ये वाला जो डेटा कलेक्शन का मेथड है ये इसीलिए थोड़ा सा कॉस्टली माना जाता है, इसीलिए इसमें पर्सनल बायस का एक डीमेरिट शो होता है। और ये क्या है, स्मॉल एरियाज़ तक ही लिमिटेड है, ये वाइड एरियाज़ को कवर नहीं करता। तो अभी तक हमने कौन सा पढ़ा था, सिर्फ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आपके मेथड पे, कौन सा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या है, देखो इनडायरेक्ट से आपको समझ आ रहा है कि डायरेक्टली उस बंदे से कांटेक्ट नहीं करना है, ये तो बात तय है। इसमें क्या था, डायरेक्ट कांटेक्ट था ना, जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी से पूछना है जाके। पर इसमें क्या है, जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके बारे में जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे नहीं पूछेंगे, हम किसी और से जाके पूछेंगे। जैसे कि ये मैं हूँ, ठीक है, मेरे इधर एक आंटी रहती हैं, इधर एक आंटी रहती हैं। अब इधर वाली आंटी को जानना है कि मेरे ना अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए हैं, तो वो डायरेक्ट मुझसे नहीं पूछेंगे। अगर वो डायरेक्ट मुझसे पूछें तो वो हो जाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर वो क्या करेंगे, उनको थोड़ी सी खुजली है, वो क्या करेंगी, बगल वाली आंटी से जा करके पूछेंगी, इनके यहाँ गई उनसे पूछने की उस लड़की के कितने मार्क्स आए हैं। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, वो डायरेक्ट मुझसे नहीं पूछ रही है। इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मेरे बारे में पर मुझसे नहीं पूछेंगी, वो किसी और से पूछेंगी, इनडायरेक्ट उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया। तो इसीलिए
ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट डायरेक्टली, जिसके बारे में मतलब मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं इन्फॉर्मेंट हूँ तो मुझसे डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं होगी उनको इन्फॉर्मेशन। कैसे ऑब्टेन होगी, डेटा आर कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सनस, जो डेटा है ना वो किसी और से कलेक्ट होगा ओरली, बगल वाली इधर वाली आंटी से कलेक्ट हो जाएगा ओरली, और ये वाली जो आंटी है ना जो उनको बता रही हैं वो क्या कहलाएंगी, विटनेस। विटनेस आपने सुना होगा ना मूवीज़ में और उसमें देखते हो सीरियल वगैरह में कि इस केस का ये विटनेस है, आई विटनेस है। विटनेस मतलब क्या होता है, गवाह, मतलब जिसको इन्फॉर्मेशन हो मेरे अलावा, जिसको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी जगह जवाब दे सकता है, तो क्या हो जाएगा कि वो इंसान विटनेस बन जाएगा। तो ये वाली जो आंटी है ना वो विटनेस कहलाएंगी। क्यों, क्योंकि इनको जानना था, इन्होंने इनसे पूछ लिया, तो इन्होंने जो बताया इसने क्या, ये क्या कहलाएंगी, विटनेस कहलाएंगी। तो जिस बंदे से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो क्या कहलाता है, विटनेस कहलाता है इस वाले मेथड में। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वही जो अभी हमने पढ़ा था कि एक फैक्ट्री में आपको क्या करना है, सर्वे करना है, और आप उन वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जानना चाहते हो। तो आप क्या कर सकते हो, पहले वाले इस वाले मेथड में तो आपने क्या किया था कि एक एक बंदे से जाके पूछ रहे हो, एक एक वर्कर से जाके पूछ रहे हो, पर अब आप क्या करोगे, एक एक वर्कर से जाके नहीं पूछ रहे हो, आप उनका जो एक हेड है या फिर उनका जो सुपरवाइज़र है, कोई एम्प्लॉय है, उस एक बंदे से जा करके पूछ लो उन सब के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी सबके बारे में, साथ ही साथ आपको उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ा, आपने इनडायरेक्टली उस सुपरवाइज़र से इन्फॉर्मेशन ले लिया। वो जो सुपरवाइज़र था ना वो यहाँ पे विटनेस कहलाएगा, क्योंकि उसको इन सब की इन्फॉर्मेशन है, इन सब का डेटा उसके पास होगा। तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब इसका सूटेबिलिटी, मतलब ये कहाँ कहाँ पर सूटेबल है, कब कब कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। When डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट इज़ नॉट पॉसिबल, सबसे ईजी कि जब ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल ही नहीं है उस इंसान से जिससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे अब मेरे घर पे वो जो आंटी है ना इधर वाली, वो मेरे घर पे ही आई हूँ पहले, ठीक है, अब मैं तो घर पे थी नहीं, तो मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कौन देगा, इसीलिए उन्होंने सोचा बगल वाली आंटी से पूछ लो। तो जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है इन्फॉर्मेंट से, उस केस में हम क्या करते हैं, ये वाला आपका ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इज ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इन्फॉर्मेशन ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि जब जो जवाब है स्टडी के, जो आंसर्स हैं आपके, जो भी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो उनके आंसर्स ना सिर्फ एक्सपर्ट्स ही दे सकते हैं, सिर्फ जो आपके हेड हैं वो ही बता सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप एक तरह से उन हेड से जाके पूछोगे। और अगर इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि सपोज आप किसी स्कूल में एक सर्वे करने गए हो, ठीक है, हर बच्चे का आपको डेटा चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं, हर 12th तक क्लास हैं, ठीक है, 12th तक क्लास हैं, 12th क्लास तक बहुत सारे सेक्शंस भी होंगे हर क्लास के, उनमें बहुत सारे बच्चे भी होंगे, 30-30, 40-40। तो अब आप क्या करोगे, आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप इतने सारे लोगों का इकट्ठा डेटा नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। भाई किससे कैसे पूछें, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवाब नहीं देते ये वो। तो आप क्या करोगे, या तो आप हर क्लास के क्लास टीचर से पूछ लो, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल से पूछ लोगे, उसके पास सारा डेटा होगा कि भाई ये बच्चा इस दिन एब्सेंट था, इस वजह से एब्सेंट था, इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए, इसने इस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, एक एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। तो इस केस में आप कौन सा करोगे, ये वाला मेथड यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। जब यहाँ पर जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन था वो कैसा था, कम था, लिमिटेड था, स्मॉल था। तो जब बहुत ज़्यादा लोग हैं, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा है, वही स्कूल वाला एग्जाम्पल, जब बहुत सारे बच्चे हैं तो आप सबसे नहीं पूछ सकते हो, आप एक बंदे से पूछ लोगे, वो आपको सारी जानकारी दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी। वही वाली बात कि जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो देना नहीं चाहते इन्फॉर्मेशन आपको। वो सोचते हैं कि ये पर्सनल है, या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि आपके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ। तो इस केस में क्या होता है कि आप किसी और से पूछ सकते हो। जैसे आपको किसी छोटे बच्चे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप बिल्कुल 3-4 साल का बच्चा है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, उससे क्या पूछोगे, तो आप उसके मम्मी पापा से पूछ सकते हो। इसी तरह आप क्या करोगे, एक उसका जो हेड है, उसके सुपरवाइज़र है, कोई एक्सपर्ट है, उससे जा कर के पूछ सकते हो। वो क्या कहलाता है, विटनेस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं इसके मेरिट्स, कि ये वाला जो मेथड है इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इस मेथड को यूज़ करने के। सबसे पहला आता है वाइड कवरेज,
कि एक बार में आप वाइड कवरेज कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को कवर कर सकते हो। आपको एक एक बच्चे से जाकर के पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस प्रिंसिपल से पूछ लिया, सारा डेटा मिल गया, एक बार में पूरा एक स्कूल का डेटा आपको मिल गया, कवर हो गया। तो ये क्या है, वाइड कवरेज होती है इसकी, मतलब ज़्यादा लोगों के बारे में आपका जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो लार्ज होता है, तो आप अच्छे से कवर कर सकते हो सारे लोगों को। नेक्स्ट इज़ फ्री फ्रॉम बायस। फ्री फ्रॉम बायस मतलब इसमें देखो मैंने बताया था यहाँ पर कि ये पर्सनल बायस होता है, तो देखो इसका जो डीमेरिट है वही इसका मेरिट बन जाएगा। इसका क्या नुकसान था कि इसमें पर्सनल बायस कर सकते हैं लोग, वो सोचेंगे कि नहीं यार हम नहीं बता रहे, ये शायद हमारी इन्फॉर्मेशन लीक ना कर दे, हम इसको गलत बता देते हैं, ये हमारे बारे में ऐसे ना सोचे। पर इसमें क्या है, प्रिंसिपल को क्या मतलब कि कोई बच्चा क्या कर रहा है, कोई बच्चा क्या नहीं कर रहा है, उसकी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, नहीं है ना। तो क्या होगा, वो क्या करेगी, प्रिंसिपल सबके बारे में आपको ओरिजिनल और एक्यूरेट डेटा देगी। वो ये नहीं सोचेगी कि इस बच्चे के कम मार्क्स आए तो मैं थोड़े से बढ़ा करके बताऊं, ये अगर बच्चा पूरे 100 में से 100 दिन एब्सेंट रहा है तो मैं इसकी मतलब अटेंडेंस बढ़ा के बताऊं, तो वो ये सब नहीं सोचेगी। वो क्या करेगी, एकदम बायस्ड हो, नॉन बायस्ड होकर, अनबायस्ड होकर, आई मीन वो सारा डेटा आपको दे देगी। तो यहाँ पे क्या है, फ्री फ्रॉम बायस होता है, ये सारा डेटा फ्री फ्रॉम बायस होता है। नेक्स्ट इज़ लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव पड़ेगा, आपको एक एक बच्चे से जाकर के पूछने की ज़रूरत नहीं है इसमें, नहीं तो अगर आप एक एक स्टूडेंट से जाकर के पूछोगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम। तो आपने क्या किया, बस एक एक्सपर्ट से पूछ लिया, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लिया, आपका टाइम भी बहुत कम लगा, पैसा भी नहीं लगा इतना, और आपके एफर्ट्स भी नहीं लगे। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब लेस एक्सपेंसिव या लेस कॉस्टलियर कहलाया जाता है। नेक्स्ट इज़ एक्सपर्ट ओपिनियन। आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता है, सबसे अच्छी बात है कि जैसे आप मान लो वर्कर वाली फैक्ट्री में आप वो करने गए हो इन्वेस्टिगेशन, तो वर्कर से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो अलग है थोड़ी, चलो ठीक है, पर आप क्या करोगे, आपने जब उनके सुपरवाइज़र से पूछा तो वो आपको और भी चीज़ें बता सकते हैं उन वर्कर्स के बारे में कि भाई इसका नेचर ऐसा है, ये काम थोड़ा अच्छे से नहीं करता है, कोई इंसान है वो बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत एफिशिएंटली करता है। तो आपको ना एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता है कि भाई इस एक्सपर्ट की क्या राय है इन लोगों के बारे में, जिन लोगों के बारे में मुझे स्टडी करनी है, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे गेन करनी है, तो इन लोगों की क्या राय है, इस एक्सपर्ट की क्या राय है इन लोगों के बारे में। तो आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल जाता है साथ में। और ये आखिरी है इसका मेरिट कि ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे पूछो, उससे पूछो, इसका ये लिखो, उसका वो लिखो, एक बार में आपको एक जना सबका डेटा दे देगा। तो ये तो सिंपलेस्ट है, सिंपल भी नहीं, सिंपलेस्ट बोलना चाहिए, ठीक है। अब आता है लास्ट आपका टॉपिक, डीमेरिट, कि भाई इसके भी फ़ायदे हैं तो नुकसान तो होंगे। क्या नुकसान है इसके, कि ये लेस एक्यूरेट माना जाता है। देखो यहाँ पे इसके जो मेरिट हैं वो डीमेरिट हैं, इसके जो डीमेरिट्स हैं वो इसके मेरिट हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेस एक्यूरेट माना जाता है। मैंने क्या बताया था कि आप अगर एक इंसान से पूछोगे तो वो आपको अपने बारे में सही इन्फॉर्मेशन देगा, पर ज़रूरी नहीं है वो दूसरे के बारे में भी बिल्कुल आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स दे। तो अगर आप उस हेड से, उस एक्सपर्ट से पूछोगे तो शायद उसको ना पता हो कि भाई इसकी इनकम एग्जैक्ट इतनी है, इसकी या फिर क्या कहते हैं मार्क्स एग्जैक्ट इतने आए हैं, इसके घर में एग्जैक्ट इतने लोग रहते हैं। एकदम एक्यूरेट, एकदम सटीक डेटा आपको मिलने के कम चांसेस होते हैं, पर इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है क्योंकि भाई हम डायरेक्टली उस बंदे से पूछ रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या माना जाता है, लेस एक्यूरेट माना जाता है। दूसरी बात, ये बायस्ड भी है। यहाँ पर देखो फ्री फ्रॉम बायस तो लिख रहा है, फ्री फ्रॉम बायस है, एक मेरिट है, पर बायस्ड क्यों है, ये इसका डीमेरिट क्यों है, क्योंकि जैसे आप क्या कर सकते हो, आप किसी भाई फैक्ट्री में वर्कर्स के बारे में जान रहे हो, तो हो सकता है कि एक वर्कर ऐसा हो जिसकी ना उस सुपरवाइज़र से बनती ना हो, वो उससे थोड़ा 36 का आंकड़ा चल रहा हो, तो वो जो सुपरवाइज़र है वो भाई उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वो कह सकता है कि ये तो अच्छा काम नहीं करता, डेली हाफ डे लेके चला जाता है और लेट आता है, या जो भी है, काम नहीं करता, यहाँ पड़ा रहता है, गप्पे मारता है, जो भी है। तो ये सारी वो ना गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। तो इसीलिए ये क्या है, बायस्ड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी देता है। और लास्ट वाला आपका क्या है, डाउटफुल कंक्लूजन, कि अगर किसी इंसान ने आपको इसके बारे में तो गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, जो एक्सपर्ट है उसने एक वर्कर के बारे में तो आपने क्या कहते हैं गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, पर जब आपने नोटिस किया तो भाई वो सब काम कर रहा था, टाइम पे भी आ गया, बढ़िया काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सबसे अच्छे से बातें कर रहा है, तो ये आपको एक डाउटफुल सी सिचुएशन में ले जाएगा। आपको जो आप कंक्लूजन ना निकाल ही नहीं पाओगे, डाउटफुल रहेगा कंक्लूजन कि भाई एक्चुअली इसका नेचर है कैसा, ये अच्छा बंदा है या गंदा बंदा है। तो इस चक्कर में आप क्या थोड़ी डाउटफुल सिचुएशन में चले जाओगे। तो इसीलिए ये क्या है, इसका एक डीमेरिट बन जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक क्या कवर कर लिया है, पर्सनल, आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और एक इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये दोनों मेथड्स हमने अच्छे से कवर कर लिए कि क्या क्या होते हैं, इनकी क्या क्या सूटेबिलिटी है,
क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनके मेरिट्स और साथ ही साथ डीमेरिट्स। यहाँ तक की बात सारी समझ आ गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सारे आंसर्स कर दूँगी। अब क्या करते हैं, ये जो दो हमने मेथड्स पढ़े हैं इनके बीच में कुछ की डिफरेंसेस होते हैं, जो जैसे आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द की डिफरेंसेस या फिर मेन डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू मेथड्स, डायरेक्ट पर्सनल और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो आप क्या करोगे, सारी रामकथा तो लिखोगे नहीं कि इसके मेरिट ही होते हैं, इसके मेरिट ही होते हैं, इसके डीमेरिट ही होते हैं, इसके डीमेरिट ही होते हैं, ऐसे नहीं करना है। आप क्या करोगे, पॉइंट्स में लिखोगे। अब वो पॉइंट्स क्या है वो एक एक चीज़ सुनते जाओ, क्योंकि वैसे पॉइंट्स अलग नहीं है, पॉइंट्स वही हैं जो हमने अभी तक यहाँ पढ़ा, कुछ भी एक चीज़ अलग नहीं होगी, पर पॉइंट्स एग्जैक्टली आपको लिखने क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, ये वाला। इसमें आप क्या लिखना है, आपको क्या होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इधर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, ये होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर अगर हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है और इन्फॉर्मेंट होता है उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। यहाँ पर कांटेक्ट किसी और इंसान से करते हैं, जिसके बारे अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किसी और इंसान से लेते हैं, थर्ड पार्टी से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। आपका सेकेंड डिफरेंस क्या आता है, सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है ये क्या करता है, ये सूटेबल है या फिर ये एप्लीकेबल है व्हेन योर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल या फिर लिमिटेड, जब आप कम लोगों पर स्टडी कर रहे हो, कम लोगों पर रिसर्च कर रहे हो। पर आपका जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है इट इज़ सूटेबल या फिर इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन योर फील्ड ऑफ स्टडी इज़ लार्ज, जब आप बहुत सारे लोगों पर स्टडी कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाला मेथड आपका सूटेबल माना जाता है। थर्ड आपका डिफरेंस आता है कि व्हेन यू वांट ओरिजिनल डेटा एंड एक्यूरेट डेटा यू यूज़ दिस मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, क्योंकि इससे हमको डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ता है इन्फॉर्मेंट से, तो हमको ओरिजिनल डेटा मिलेगा और एक्यूरेट डेटा मिलेगा। इस वाले मेथड में क्या है कि आपको इतने ज़्यादा ओरिजिनल या फिर एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हैं, पर लेस ओरिजिनल या फिर लेस एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बिकॉज यू डू नॉट इस्टेब्लिश अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद दैट इन्फॉर्मेंट। आप इन्वेस्टिगेटर हो, आप डायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो इन्फॉर्मेंट से, आप थर्ड पार्टी से कांटेक्ट कर रहे हो, इसीलिए जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इज लेस एक्यूरेट और लेस ओरिजिनल। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब आपका आखिरी पॉइंट क्या आता है, आखिरी पॉइंट आपका हो सकता है कि ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है इसमें क्या है, ये ज़्यादा कॉस्टली माना जाता है। क्यों? क्योंकि इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड। ठीक है, क्योंकि आप हर एक इंसान से पर्सनली जाके पूछोगे, बात करोगे, तो इट इज़ क्वाइट कॉस्टलियर इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता, ना आपके पैसे जाते हैं, ना आपके एफर्ट्स जाते हैं, एक ही बंदे से बात कर लो, सारी कहानी ख़त्म। तो इसीलिए ये वाला क्या माना जाता है, ज़्यादा कॉस्टली माना जाता है इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे आपका खत्म होता है आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या कि डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर कर ही लिए हैं। इनके बीच के डिफरेंसेस क्या है वो भी हमने पढ़ लिए हैं। अब आपका बचते हैं दो मेथड्स, आपका इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और दूसरा है आपका इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर्स एंड स्केड्यूल्स। तो ये आपके दो मेथड्स बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ आई हो, सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।